अच्छा रोड जी रोड। हाँ, क्या लगता है आपको ये जो मैंडेट आया है, जनमत मिला है, देश की जनता ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इरफान जी? देखिए, हम पहली बात तो हमारे राष्ट्रवादी की तरफ से हम लोगों को जो मैंडेट खास करते पवार साहब के ऊपर विश्वास जो जताया गया है महाराष्ट्र की जनता ने, ये पवार साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बता दिए हैं कि ये महाविकास आघाड़ी की जीत है। और कहीं ना कहीं लोगों ने इस बार जातीय समीकरण को या जातीय ध्रुवीकरण पर बात मतलब मुद्दों पर नहीं जाते हुए विकास पर और बेरोज़गारी पर और कहीं ना कहीं जो नफरती राजनीति करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये महाराष्ट्र की जनता का कॉल है और कहीं ना कहीं पूरे इंडिया से यही संदेश सब तरफ से आ रहा है। महाविकास आघाड़ी की जीत पर लोगों के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से लोगों ने पूरी महाविकास आघाड़ी ने मेहनत की थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, महाविकास आघाड़ी की जो जीत है ना, ये कहीं ना कहीं वोटर्स ने, मतदाताओं ने अपने हाथ में इस इलेक्शन को लिया था। एक तरफ पावर था, एक तरफ पैसा था और एक तरफ कहीं ना कहीं विचारों की लड़ाई थी। जैसे एक विकास की मुद्दों को, एक आने वाली आगे की सोच को लेकर महाविकास आघाड़ी चली थी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी और अपना उद्धव साहब के जो जिस तरीके के विचार थे महाराष्ट्र के हित को लेकर और दूरअंदेशी थी जो पवार साहब की, ये सभी चीज़ों को लेकर इकट्ठा कर कर जो महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ी और उसी का ये नतीजा है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के हो या इस देश के हो, मतदाताओं ने इस इलेक्शन को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ाया था और इसीलिए ये रिजल्ट आया हुआ है। बीजेपी कैंडिडेट मिहिर कोटेचा ने जो है मानपुर शिवाजी नगर की तुलना पाकिस्तान से की थी, उसको किस तरीके से जवाब देंगे, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो मिहिर कोटेचा के बारे में जो बोला, आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा। और आपके चैनलों के माध्यम से मिहिर कोटेचा से यही बोलूँगा, मिहिर कोटेचा तो इलेक्शन के टाइम पे बहुत कुछ आप शिवाजी नगर मानपुर को बदनामी करके इसको दो जातियों में किस तरीके से इसमें ध्रुवीकरण होगा और इसके लिए इलेक्शन ये विकास के मुद्दे पे ना तो जाति धर्म पर कैसे जाएगा, इसके इन्होंने बहुत प्रयास किया। कहीं ना कहीं शिवाजी नगर मानपुर तालुके के बारे में बोला कि यहाँ पर क्राइम ज़्यादा होता है, यहाँ पर नशाखोरी होती है। तो मेरे मिहिर कोटेचा से यही कहना है, मिहिर कोटेचा जी, आप गुजरात से आए हो, अभी तक बम्बई को या मानपुर शिवाजी नगर को जानते नहीं हो। यहाँ से आज के टाइम पे आपको बता देता हूँ 96% लाने वाली लड़की शिवाजी नगर मानपुर से। IAS बना हुआ लड़का, अभी हाल फिलहाल की बातें कर रहा हूँ, इतिहास की नहीं, अभी ये सब रिज़ल्ट जो भी अच्छे हुनर स्टूडेंट हो या अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हमारे शिवाजी नगर मानपुर से। तो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, मक्खी का काम होता है जख्म को ही ढूंढ के वो बैठती है, वो इसी तरीके से मिहिर कोटेचा एक मक्खी वाली हरकत कर रहे थे, जो गंदी हरकत करती है मक्खी। सर, किसी न किसी तरीके से बीजेपी ने जो है कैंडिडेट चेंज किया था और सिटिंग MP की सीट काटी थी, उसका भी तो नुकसान नहीं देखने को मिल रहा। देखिए, बीजेपी का देखिए वो तो एक उनका एक अंदरूनी मामला था, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पता चल गया था कि हार निश्चित हो रही है, इसके लिए कैंडिडेट बदला। फिर उसके बाद में आपको पता होगा मोदी जी रोड शो किए थे इस ज़िले में, संजय दीना पाटिल के लिए उन्होंने, संजय बाबू के लिए मोदी जी को तो लाया और देवेंद्र फडणवीस साहब तो कंटिन्यू यहीं आके बैठे हुए थे। मुलुंड में छोटी मोटी चीज़ें भी, घटनाएं भी हो रही थी तो पर्सनली खुद आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस ज़िले में बीजेपी अपना पूरी दमखम लगाई थी। अब सोच लीजिए, इस ज़िले में पूरे मोदी जी का रोड शो होता है, फिर भी यहाँ उनका अगर कैंडिडेट हारता है तो अब वो मोदी जी की ना लहर रही ना मोदी जी की कोई बात रही। सभी लोगों को समझ में आ गया कि मोदी जी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक झूठा व्यक्तिमत्व है, जो अपने आप को इस ज़मीन पर अपने मुंह से और कुछ गोदी मीडियाओं के जरिए से परमात्मा घोषित करने के लिए लगा हुआ है। इरफान त्रिवेदी जी, क्या लगता है सेंट्रल में इंडिया अलायंस की हुकूमत बनने जा रही है? देखिए, ये तो बड़ा विषय है और बड़े बड़े नेताओं का विषय है और ये हमारे महाविकास आघाड़ी के जो वरिष्ठ नेता हैं, ये सब मिलके आने वाले पूरी तरीके से मैंडेट को क्लियर हो देखते हुए वो अपना आगे का कदम उठाएंगे। जनता को क्या कहेंगे जिन्होंने
प्रचंड मतों से जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को जीत दिलाई। मैंने आपको बताया कि जनता ने एक तरफ पावर और एक तरफ पैसा था, और ये महाविकास आघाड़ी का इलेक्शन नेता नहीं आम जनता लड़ रही थी, इसीलिए मैंडेट मिला है। तो जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, और मतदाता हर मतदाताओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो उन लोगों ने हमारे ख्यालातों पर या हमारे जो पार्टियों पर या कैंडिडेटों पर जो भरोसा जताया उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते आने हैं। वाले दिनों में विधानसभा चुनाव लगने वाला है, कितना फायदा होगा इंडिया गठबंधन को? आपको एक ही बात बताऊंगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये 50% जीत है हमारी, 50% विधानसभा के लिए अब बाकी है, और इससे तगड़ी जीत होगी, 100% तब कवर होगा। धन्यवाद। सर, क्या वजह थी जो सारा वन साइड मुसलमानों ने वोट किया, और ये जो बीजेपी थी ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रही थी, तो क्या इसमें कहीं इस चीज़ को लेकर बड़ा बदलाव आया है? देखिए क्या वजह थी आप बोल रहे हो ना, तो आपको ये पता होगा कि 3 चरण होने तक इलेक्शन के मोदी जी बता रहे थे कि आपकी संपत्ति जो है कांग्रेस उठाकर दे देगी एक समुदाय को, विशेष कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को लेकर या विशेष समुदाय जो बोलते थे वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे थे। मगर जब 3 चरण में समझ में आ गया कि उनको देश के पूरी तरीके से बहुत बड़े लेवल पर ये सब मुद्दों को नकारा जा रहा है, तो फिर वो तीसरे चरण के बाद से मुसलमानों के फेवर में तरीके से बात करने लग गए थे। पहले तो मंगलसूत्र आपका छीनने वाले हैं और दूसरों को देने वाले हैं, आपकी भैंस चुरा कर दूसरों को देने वाले हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे थे। एक प्रधानमंत्री की जो एक गरिमा होती है शब्दों की, उन्होंने कोई चीज़ों की गरिमा तक नहीं रखी थी। और आप किसी ना किसी को कंटिन्यूली टारगेट करोगे तो भाई इतनी तो मतलब ये नहीं कि आपके मतलब हर एक तीर सहते रहना, ये लोकशाही है, लोकतंत्र है, इसमें हमारा जो अधिकार है मत का, तो आप अगर हमारे खिलाफ इस तरीके से जहर उगलोगे, मतलब एक मुसलमान, मैं भी मुसलमान कम्युनिटी से हूँ, तो मैं खुलेआम तौर पे आपको बोलता हूँ अगर आप हमारे खिलाफ जहरी उगलोगे तो हमारा जो मत है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के, हमारे को जो विचार और विकास को लेकर जो दिख रहा है, जो हमारे साथ दे रहा है, हम उसकी तरफ जाएंगे। अभी इस जहर उगलने वाले मामले में ये भी आपको सब पूछना चाहता हूँ, ये जो हम दो हमारे 12 ये फिल्म रिलीज कर दी गई, जो कि काफ़ी बड़े पैमाने में टारगेट मुसलमानों की जाता है, मुसलमान कम्युनिटी इसके खिलाफ थे, और अभी फिलहाल इस इलेक्शन के पीरियड में उन्होंने ये फिल्म रिलीज की थी, जिसके सारे मुसलमान समुदाय इसके खिलाफ थे, इसके अगेंस्ट थे, उस बारे में कुछ है? देखिए आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और ये हम दो हमारे 12, इस तरीके की जो ये सोच है ना, ये कहीं ना कहीं ये जो केंद्रीय सरकार की जो नीति और जो उनके जो टारगेट था एक समुदाय को, ये उसी का ये सब नतीजा है। पहले ऐसे सब फिल्में नहीं आती थी, ये लोगों की ये इसीलिए तो मैंडेट आज उनके खिलाफ जो गया है, यही वजह से ये उनकी नीति का नतीजा है ये सब चीज़ों का। और ये लोग एक केरला स्टोरी में भी क्या था, उन लोगों ने भी तो पूरा तरीके से झूठ का प्रोपेगेंडा बनाया होता। कश्मीर फाइल क्या थी, वही है ना कि मतलब वो हर मंच भी उनका रहता है, हर चीज़ स्टेज उनका, सब कुछ उनका, फिर वहाँ पर सिर्फ बात यही होती है, वाह मोदी जी वाह, बस उसी तरीके से है। इस समेत मुंबई में महायुति के उम्मीदवारों को मुंबईकरों ने मतलब पराभूत कर दिया है, उनके विरोध में वोट किया, क्या कहना चाहिए? आपको एक बात बताऊं, मुंबईकरों ने एक ही लाइन में बताऊंगा, सरे से नकारा है, महायुति को सरे से नकारा है, ये बोलिए आप। सर, जो संजय दीना पाटिल साहब जो एमपी कैंडिडेट जीते हैं यहाँ से, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर जी कि गवंडी में क्या कुछ आने वाले वक्त में कुछ बदलाव आएगा? जैसे कि बहुत बड़ा एक मुद्दा है हॉस्पिटल का, आईसीयू का, वेंटिलेटर का, जो एक गरीब व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर पाता ये चीज़, तो देखिए भाव संजय दीना पाटिल साहब ने ना इलेक्शन में भी आपको देखा होगा कि उन्हें कोई बहुत बड़े बड़े वादे या झूठे तरीके से जो बुना जाता है, इस तरीके के कोई बड़े सपने दिखाए नहीं उन्होंने यही कहा कि मैं डंपिंग पर और एजुकेशन पर और नशे के खिलाफ, ये 3 चीज़ों को लेकर जनता को साथ में लेकर लड़ाई मैं ज़मीनी लड़ूंगा, ये उनका बोलना था। और इंशाअल्लाह ताला हमारा सबसे पहली लड़ाई रहेगी
डंपिंग के खिलाफ, वो मोलून का हो या विक्रोली काजूर मार्ग का हो या देवनार डंपिंग का हो, ये जनता को साथ में लेकर भाऊ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और दूसरा विषय एजुकेशन पर, और तीसरा हेल्थ पर, मतलब हॉस्पिटल कहाँ कहाँ नहीं है और उसके लिए क्या क्या अपने को, मतलब भाव को जो चीज़ों को, जैसे रास्ते पर उतरना पड़े तो रास्ते पर उतरेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो फॉलोअप रहता है, आप मतलब सिर्फ रास्ते पर उतरने से कोई चीज़ें हल नहीं होती ना, उसके लिए हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलोअप करना पड़ता है और हर चीज़ों पर तवज्जो देना पड़ता है। वो सब चीज़ें हम लोग मिलकर अभी काम जैसे करेंगे। देखने पे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है लेकिन उसमें सुविधा नहीं है, तो नया बना हॉस्पिटल जाके उसमें सुविधा पूरी की जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि अभी जहाँ जहाँ जो सुविधाओं का मसला था, देखिए संजय बाबू को जो है 2009 के बाद से अभी जो मौका मिला है, तो ये 10 सालों का पीरियड जो गया है, ये 10 साल मतलब अभी जो लास्ट की जो 10 साल जो बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, ये लोगों ने तो सिर्फ वादे किए हैं, आप लोगों को पता ही है, कोई काम नहीं किया है। तो विकास की जो पटरी है काफ़ी, मतलब गाड़ी उतरी हुई है पटरी से, तो उसको लाते हुए थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। और अच्छे से आप देखेंगे ही, हम जनता के साथ मिलकर संजय भाऊ किस तरीके से सब विकासों का काम करें। एजुकेशन की अगर बात करें तो जैसे गवंडी में एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत भी है, बहुत से बच्चे जो दूर जाते हैं। और अभी जैसे नज़दीकी हाल ही में एक केस हुआ था आचार्य कॉलेज का, जहाँ पे नकाबों को और कुर्ता पजामा को लेके गए ऑब्जेक्शन किया गया था, मुस्लिम बच्चों के लिए खास करके। तो उसके बारे में कॉलेज के यहाँ पे एजुकेशन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या सिर्फ आप एक चेंबूर की एक आचार्य कॉलेज का ही नहीं, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट ने या जो भी ये नफ़रती चिंटू लोग हैं बीजेपी के, जब नकाब के बारे में इन लोगों ने हरकतें किए हैं, वहाँ की आप देखे होंगे स्टेट की सरकारें बदली हैं। जैसे कर्नाटक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ जो कर रहे हैं, आप वक्त दीजिए और लोग इन नफ़रती चिंटू को किस तरीके से भगाते हैं देखिए। और आप बात रही एजुकेशन के मामले की, तो उसके अंदर और भी कुछ जगहों पर महाविकास आघाड़ी को आना ज़रूरी है। हाउस में एक एमपी का काम है आपकी आवाज़ को पहुंचाना और सही से मुद्दों को रखना। ये काम संजय भाऊ अच्छे से करेंगे, और जहां ऐसा लगेगा रास्ते पे उतरना हो तो रास्ते पे आवामी मुद्दे के लिए उतरेंगे। उन्होंने कहा था अपने एक स्टेटमेंट में कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जिसमें आईसीयू की सुविधा पूरी होगी और हर चीज़ की सुविधा होगी, वेंटिलेटर की होगी, ताकि कोई गरीब तबके के जो लोग हैं, यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, 10-20 हज़ार रुपये एक दिन का वेंटिलेटर आईसीयू का लेते हैं, जो गरीब आदमी नहीं वो चीज़ अफोर्ड कर पाता है सर जी। तो उन्होंने कहा था कि हम ये चीज़ करेंगे और उसमें आईसीयू जैसी सुविधा उपलब्ध रहेगी। नहीं, वो देखिए, अगर भाऊ ने जो भी बोला है तो बोला है कि लोक हित के लिए जितना काम होगा रात दिन लगकर काम करेंगे, तो उसके लिए कोई चीज़ों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। सर, पहली मीडिया कॉन्फ्रेंस भी आपने ली थी, आपने चिमनी होटल में लोग मीडिया को आपने पॉजिटिव थिंकिंग कराई थी, एक मीटिंग कराई थी, और ये जो जीतने के बाद दूसरी मीटिंग में आपने मीडिया को पॉजिटिव थिंकिंग दी, और आज यह मीडिया कॉन्फ्रेंस में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों ने एक जो धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों को उनका असली चेहरा दिखाया और विकास की तरफ साथ दिया हुआ है। उसके लिए तमाम मतदाताओं का और तमाम हर पार्टी के या हर सोशली उस बंदे का जिसने मेहनत किया, ये धर्म के नाम पर जो लड़ाई लगाकर जो नफरती चिंटुओं को हराने के लिए उन्होंने जो साथ दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। बहुत बहुत धन्यवाद।